प्रिय विद्यार्थियों, हम टॉपिक प्रकाश पे चल रहे थे और जब भी जनरल साइंस में प्रकाश की बात कर रहे थे तो प्रकाश के कुछ प्रमुख जो गुणधर्म हैं या उसकी प्रॉपर्टी या उसकी घटनाओं पे बात चल रही थी। और उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे ध्रुवण, पोलराइजेशन की ध्रुवण क्या है। देखो, ध्यान रखना है कि जब भी ध्रुवण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसकी चर्चा हम ध्वनि में भी करते हैं और इसकी चर्चा हम प्रकाश में भी करेंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात भी हम इसके साथ में करेंगे कि क्या क्वेश्चन बनेगा क्या नहीं बने। देखो ध्यान दें, जब भी ध्रुवण की बात करें तो ध्रुवण का मतलब क्या होता है। देखो सीधी सी बात, एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तरंग संचरित होती है, संचरित होने का मतलब ये हो गया कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करे, संचरित हो, एक ही बात है। तो देखो ध्यान रखना है, मैं बोलूं ये कोई तरंग संचरित हो रही है और इस तरंग के कंपन, देखो कोई भी तरंग होती है, प्रत्येक तरंग के पास कंपन होते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर इस तरंग के कंपन एक ही दिशा में समान रूप से वितरित हो तो मैं क्या बोल सकता हूं, यदि तरंग के कंपन संचरण के एक ही दिशा में वितरित हो, पहली कंडीशन बन गई है। और दूसरी कंडीशन में मैं बात करूं कि जैसे ये कोई तरंग संचरित हो रही है और इस तरंग के कंपन एक दिशा में ना होकर यूं भी हो सकते हैं, इसके दाएं ओर भी हो सकते हैं, इसके बाएं ओर भी हो सकते हैं, और यहां डॉट मार्क से दर्शाऊं इसका मतलब ये ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं, अर्थात चारों तरफ फैले होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि तरंग के कंपन सभी दिशाओं में सममित रूप से या समान रूप से फैले हों। दो कंडीशन अपने पास में बन सकती हैं भाई, और तो कोई सिचुएशन बन ही नहीं रही। कोई भी तरंग संचरित हो रही है, या तो उसके कंपन एक ही दिशा में होंगे या उसके कंपन चारों तरफ फैले होंगे। अभी बात करेंगे कि एक दिशा में कैसे होगा, चारों तरफ कैसे होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर तरंग के कंपन एक ही दिशा में फैले हों तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करती है, अर्थात इसमें क्या होगा, ध्रुवण उपस्थित होगा। क्या होगा, ध्रुवण उपस्थित होगा। और ऐसी तरंग जिसके कंपन चारों तरफ समान रूप से या सममित रूप से फैले होंगे तो हम कह सकते हैं कि इसमें ध्रुवण अनुपस्थित होगा, अर्थात इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होगी। एक बात यह भी आती है, अगर तरंग प्रकृति की बात करी जाए तो तरंग प्रकृति में हम कई बार तो बोलते हैं, जैसे प्रकाश तरंग की प्रकृति तो हम बोलते हैं कि अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति की बात करें तो हम बोलते हैं कि अनुदैर्घ्य होती है। ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य की बात करें तो ये यांत्रिक तरंग के प्रकार है। लेकिन इससे पहले मैं ये जिक्र करूं कि तरंग के कंपन एक ही दिशा में संचरित होंगे। देखो सीधी सी बात है, प्रकाश की बात करें, अगर मान के चलो कि मैं टॉर्च लेके खड़ा हूं, मेरी टॉर्च का प्रकाश, देखो जिधर कंपन जाएंगे उधर वो तरंग भी जाएगी, ये तो सीधी सी बात है। अगर टॉर्च का प्रकाश मैं सामने कर रहा हूं तो शायद उस टॉर्च का प्रकाश सामने गया, इसका मतलब उसके कंपन भी सामने गए हैं। ये तो नहीं है कि टॉर्च का प्रकाश मैंने सामने की तरफ किया और पीछे की तरफ प्रकाश दे रही है, ऐसा नहीं होता। अर्थात प्रकाश एक दिशा में गमन कर सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसी तरंग जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में गमन करती है तो उसके कंपन एक ही दिशा में है। ठीक है, तो ये व्यवहार जो प्रदर्शित करती है वो कौन सी तरंग प्रदर्शित करती है, प्रकाश तरंग प्रदर्शित करती है। और अगर कंपन चारों तरफ फैल रहे हैं, इसका मतलब वो तरंग भी चारों तरफ फैलेगी। जैसे मान के चलो कि मैं यूं मुंह करके बोल रहा हूं तो इसका मतलब है जो मेरी ध्वनि है वो पीछे भी जाएगी, साइड में भी जाएगी। तो इसका मतलब ध्वनि के कंपन चारों तरफ है। आप चाहते हुए भी ध्वनि का संचरण एक दिशा में नहीं कर सकते क्योंकि ध्वनि के कंपन चारों तरफ समान रूप से फैले होते हैं। तो ये जो व्यवहार प्रदर्शित करती है कि कंपन का वितरण चारों तरफ होगा, तो ये व्यवहार करती है अपने ध्वनि तरंग। कौन सी तरंग करती है, ध्वनि तरंग। इसको सीधा सीधा यूं याद रख ले कि ऐसी कोई तरंग जिसको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज सकते हैं, दूसरी दिशा उससे अप्रभावित रहे, तो उसमें ध्रुवण है या उसके कंपन एक दिशा में है। और ऐसी तरंग जो एक डायरेक्शन में गमन ना करके सभी दिशाओं में गमन करे और उसकी एक डायरेक्शन में आप भेज भी नहीं सकते तो वो ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती। और वो तरंग कौन सी होती है, ध्वनि तरंग होती है। और अगर कोई तरंग है उसमें ध्रुवण है तो ध्रुवण वाली तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग कहलाती है,
अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, और जिसमें ध्रुवण नहीं होता अर्थात कंपन चारों तरफ वितरित होते हैं वो तरंग कहलाती है अपने पास में अनुदैर्घ्य। कौन सी तरंग कहलाती है? अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। बात यह आती है कि ये अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य क्या है? ये दोनों यांत्रिक तरंग के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? यांत्रिक तरंग के प्रकार। अर्थात यांत्रिक तरंग अगर मुख्यतः बात की जाए तो दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, या सीधा सीधा कि जिस तरंग में ध्रुवण होता है वो तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, और जिस तरंग में ध्रुवण नहीं होता वो तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। या ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंग होती है इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। याद कैसे करें? क्योंकि शब्द दो हो गए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, प्रकाश और ध्वनि, कि कौन से के साथ कौन सा मैच करें। तो देखो सीधी सी बात है, प्रकाश पहला अक्षर क्या आ गया? प्र आ गया, और अनुप्रस्थ में भी क्या आ रहा है? प्र। तो बोलो मैच कर रहा है ना। तो प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि में पहला अक्षर क्या आ गया? ध आ गया, और यहां पर भी क्या आ गया? धैर्य में ध आ गया। तो इसका मतलब ध्वनि कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। तो बहुत बार ये क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है कि प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य होती है। जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है उसमें ध्रुवण है, और जिसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य है उसमें ध्रुवण नहीं है। या ये बोल सकते हैं कि जिसमें ध्रुवण है वो वन साइडेड होगी, और जिसमें ध्रुवण नहीं है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगी। एक बात ये भी आती है कि सर आपने बताया कि प्रकाश फैलता है। देखो हो सकता है कि मैं ये बोलूं कि ये कोई प्रकाश तरंग है और इसके कंपन सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रकाश है ये कौन सी तरंग है? प्रकाश तरंग है, और इसके कंपन सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। लेकिन इसमें सभी दिशाओं में फैलने की बात आ जाए तो इसमें ध्रुवण नहीं है, और ध्रुवण नहीं है तो ये कौन सा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। कौन सा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। और एक बात आती है, छोटी सी एक क्रिस्टल होता है टूरमेलाइन क्रिस्टल। कौन सा होता है? टूरमेलाइन, जिसको टूरमेलाइन भी बोलते हैं। अगर टूरमेलाइन क्रिस्टल से इस तरंग को गुजारा जाए, इसको बोलते हैं टूरमेलाइन या टूरमेलाइन क्रिस्टल। ये टूरमेलाइन क्रिस्टल या टूरमेलाइन क्रिस्टल क्या करता है कि प्रकाश के चारों तरफ फैले कंपन को एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित करता है। अगर इस टूरमेलाइन क्रिस्टल से इस प्रकाश को गुजारेंगे तो यह तरंग के कंपन एक दिशा में वितरित हो जाएंगे, अर्थात एक दिशा में वितरित हो गए तो अब ये कौन सा प्रकाश हो गया? ध्रुवित प्रकाश हो गया। कौन सा प्रकाश हो गया? ध्रुवित प्रकाश हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी तरंग है जिसके कंपन चारों तरफ फैले हैं तो वो ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती, और एक दिशा में तो ध्रुवण प्रदर्शित करती है। ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती तो ध्यान रखना है ध्वनि है और होती है अनुदैर्घ्य, और ध्रुवण प्रदर्शित करती है तो प्रकाश है और होता है अनुप्रस्थ। ठीक है, और प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टूरमेलाइन क्रिस्टल की आवश्यकता। मतलब प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है उसको हम एक दिशा में व्यवस्थित कर सकते हैं, तभी इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित, जिनकी देखो चर्चा करें, जो बार बार एग्जाम में देखो पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश तरंग व ध्वनि तरंग में, क्योंकि प्रकाश की हमने बहुत सी घटनाएं पीछे की क्लासों में पढ़ी हैं और आगे और भी पढ़ते रहेंगे क्योंकि हम रोज एक एक कंटेंट लेके चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखूं कि प्रकाश तरंग व ध्वनि तरंग में अंतर स्पष्ट करने वाली घटना है। तो देखो प्रकाश तरंग की बात करें, बोलो प्रकाश तरंग में क्या होगा? ध्रुवण उपस्थित होगा अर्थात अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होगा तो यह कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। तो हम कह सकते हैं, बाकी हम प्रकाश में देखो अपवर्तन की बात करते हैं, ध्वनि में भी होता है,
प्रकाश में परावर्तन की बात करते हैं, ध्वनि में भी होता है। प्रकाश में व्यतिकरण की बात करते हैं, ध्वनि में भी होता है। जो घटना प्रकाश प्रदर्शित करता है वो मोस्टली सारी घटनाएं ध्वनि प्रदर्शित करती है, लेकिन ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो केवल और केवल प्रकाश प्रदर्शित करेगा, ध्वनि प्रदर्शित नहीं करेगी। तो जिस तरंग में ध्रुवण होता है वो तो प्रकाश तरंग हो गई, ध्रुवण नहीं होता वो ध्वनि तरंग हो गई। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करने वाली घटना कौन सी होगी? ध्रुवण या पोलराइजेशन होगी। दूसरा मैं ये बोलूं, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य प्रकृति की व्याख्या करता है। अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य प्रकृति की व्याख्या करता है। तो देखो, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य प्रकृति की बात आ जाए तो जिसमें ध्रुवण होगा अर्थात प्रकाश होगा अर्थात वो अनुप्रस्थ होती है, जिसमें ध्रुवण नहीं होगा अर्थात ध्वनि की बात करें वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का जो डिवाइडेशन है वो किसके माध्यम से हो पाया है? ध्रुवण के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य की व्याख्या भी कौन करता है? ध्रुवण करता है। अगली बात मैं ये बोलूं कि यांत्रिक तरंग की व्याख्या करता है। यांत्रिक तरंग की व्याख्या करता है। तो यांत्रिक तरंग की व्याख्या भी कौन करेगा? क्योंकि यांत्रिक तरंग मैंने बताया दो प्रकार से लेते हैं, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्ध्य। जिस यांत्रिक तरंग में ध्रुवण होगा वो अनुप्रस्थ और जिसमें ध्रुवण नहीं होगा वो अनुदैर्ध्य। तो यांत्रिक तरंग की व्याख्या भी अपने पास में कौन करेगा? ध्रुवण करेगा। कौन करेगा? ध्रुवण करेगा। अगला मैं ये बोलूं, प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या करता है, या अगला ये बोलूं, ध्वनि तरंग की अनुदैर्ध्य प्रकृति की व्याख्या कौन करता है, या अगला मैं ये बोलूं, प्रकाश की, सारे क्वेश्चन पे चर्चा चल रही है अभी, तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। और एक आता है प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत। किसने दिया था? और एक ये बोल दूं कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? और एक ये बोलूं, प्रकाश की द्वैत, द्वैत का मतलब कण और तरंग दोनों के समान, या द्वैत प्रकृति की व्याख्या कौन करता है। ये सारे क्वेश्चन अपने पास में। देखो ध्यान रखना, सबसे पहला कौन सा था कि प्रकाश तरंग व ध्वनि तरंग में अंतर स्पष्ट। तो प्रकाश में ध्रुवण होता है, ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता, तो दोनों का डिवाइडेशन हो चुका है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ध्रुवण प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर स्पष्ट करता है कि जिस तरंग में ध्रुवण होगा वो प्रकाश है और ध्रुवण नहीं होगा वो ध्वनि है। दूसरी बात, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य की बात कर रहे थे, तो अनुप्रस्थ मतलब जिसमें ध्रुवण होगा वो अनुप्रस्थ है, ध्रुवण नहीं होगा वो अनुदैर्ध्य। तो इसकी व्याख्या भी कौन करेगा? ध्रुवण करेगा। और अगला क्वेश्चन है यांत्रिक तरंग की व्याख्या। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्ध्य, दो प्रकार की होती है यांत्रिक तरंग। तो सेम दूसरा क्वेश्चन है, उसी का रिपीटेशन है, लेकिन शब्द यहां पे क्या आ गया? यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग की व्याख्या भी कौन करता है? ध्रुवण करता है। और अगली बात आती है कि प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या। तो प्रकाश का कैसे पता चला कि ये अनुप्रस्थ है? क्योंकि इसमें ध्रुवण होता है, और जिस यांत्रिक तरंग में ध्रुवण होता है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंग की अनुदैर्ध्य प्रकृति की व्याख्या, ध्वनि का कैसे पता चला कि अनुदैर्ध्य होती है? जिसमें ध्रुवण नहीं होता वो अनुदैर्ध्य हुआ करती है, जो ध्वनि में नहीं होता। तो अनुदैर्ध्य प्रकृति की व्याख्या भी कौन करेगा? ध्रुवण करेगा। देखो सभी के आंसर ध्रुवण है, ये सारे क्वेश्चन ध्रुवण से संबंधित है। एग्जाम में इनके अलावा क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत कम रहती है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगला, प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या। देखो एक चीज देखना है, देखो एक तो चौथा क्वेश्चन जो प्रकाश की तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति, और एक है प्रकाश की
तरंग प्रकृति। सिर्फ एक शब्द का अंतर आया दोनों में, यहां पर अनुप्रस्थ जुड़ गया और इसमें अनुप्रस्थ नहीं जोड़ा। देखो प्रकाश की तरंग, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति और प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या। तो प्रकाश की तरंग, इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य से आने वाला प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है और तरंग प्रकृति की व्याख्या कौन करता है? हाइगेन। कौन करता है? सॉरी, हाइगेन करता है। लेकिन घटना की बात कर लें कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या किसके द्वारा होती है, तो वो घटना है व्यतिकरण। कौन सी घटना है? व्यतिकरण। ध्यान रखना है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की व्याख्या ध्रुवण करता है और अनुप्रस्थ शब्द नहीं आए, केवल तरंग प्रकृति की व्याख्या पूछे तो आप क्या बताओगे? व्यतिकरण। क्या बताओगे? व्यतिकरण। अगली बात, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत कि सूर्य से आने वाला प्रकाश अलग अलग लोगों के मत अलग अलग रहे हैं। यहां पर कुछ ने बताया कि सूर्य से आने वाला प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, कुछ ने बताया कि कणों के रूप में गमन करता है, और कुछ एक ऐसे थे जिन्होंने बताया कि दोनों के रूप में गमन करता है। तो प्रकाश की तरंगीय सिद्धांत की बात है, अर्थात प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। तो यहां पर एक वैज्ञानिक होते हैं हाइगेन। कौन होते हैं? हाइगेन। इन्होंने बताया कि प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत, कणिका सिद्धांत। कणिका का मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में, या जिसको ऊर्जा के पैकेट भी बोल सकते हैं या फोटोन भी बोल सकते हैं। भाई छोटे छोटे कण मतलब प्रकाश ऊर्जा है, और छोटे छोटे कण मतलब वो ऊर्जा के पैकेट हैं, उसको फोटोन भी कहते हैं ऊर्जा के पैकेट को, कि छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है। तो कणिका सिद्धांत की बात आती है और इसका प्रतिपादन करता है कौन? न्यूटन करता है। कौन करता है? न्यूटन करता है। और अब जो वर्तमान में प्रचलित मत है, अर्थात मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी में बात करें कि प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है, तो प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है द्वैत। बहुत बार ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश तरंग की प्रकृति, तो अभी आप तरंग और कण नहीं बताओगे। तरंग की बात करी थी हाइगेन ने और कण की बात करी थी न्यूटन ने, लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित मत है वो कौन सा है? द्वैत। मतलब दोनों प्रकार से होती है, कण और तरंग के समान। तो क्वेश्चन ये पूछ ले कि आधुनिक मत में प्रकाश की प्रकृति, तो द्वैत, और द्वैत प्रकृति की व्याख्या कौन करता है? तो डी ब्रोगली। कौन करता है? डी ब्रोगली करता है। ठीक है, तो ये अपनी बात कुछ ध्रुवण की हुई है, क्योंकि हम प्रकाश के सारे जो घटनाएं हैं उसको हम एक एक कंटेंट में लेके चल रहे हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा इजी रहे, अर्थात स्टडी मटेरियल ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो आपकी रुचि भी इसमें ज्यादा रहेगी। और आगे की चलेंगे तो आगे हम कुछ एक जो घटनाएं और बची हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक अपना काफी लंबा चौड़ा है। आगे फिर दर्पण, लेंस, ये सारी चीजें इसी में शामिल करेंगे। तो अभी एक बार यहीं तक और बाकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।